नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि एजुकेशन एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 385 ऑफ द सीआरपीसी व्हिच हैज नाउ बिकम अंडर सेक्शन नंबर 426 ऑफ द बीएनएसएस। इज देयर एनी चेंज? कॉन्सेप्ट लेवल पर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज एट ऑल। देयर आर चेंजेस एट द लेवल ऑफ ड्राफ्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ सेक्शंस। क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 में दे हैव चेंज द वर्ड प्लीडर टू एडवोकेट। तो हर जगह वहां पर दे रही है चेंज। वे जहां सीआरपीसी में वेर एवर दे हैव यूज्ड द वर्ड प्लीडर, नाउ दे आर यूजिंग द वर्ड एडवोकेट इन बीएनएसएस। इन क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 there is adjustment of section 377 has become now 418, 378 has now become 419। तो यही केवल चेंजेस हैं, सेक्शंस का चेंज है और कोई चेंज नहीं है। आपको जैसे 385 सीआरपीसी समझना था वैसे ही अब आपको 426 बीएनएसएस समझना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नोट डिसमिस्ड समरीली। प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नोट डिसमिस्ड समरीली। ऐसे अपील्स को सुनने की प्रक्रिया जिनका संक्षिप्तता खारिज नहीं किया गया, जिनको वो कहां पर दिया गया? 385 में। देखिए, आपसे मैं बार बार गुजारिश करता हूं विद फोल्डेड हैंड कि प्लीज आप हेडिंग्स को तो बहुत अच्छी तरह रटिए, डेली लिखिए आप लोग। 372 की हेडिंग ये 373 में, और इसमें मैं आपसे ये नहीं कह रहा कम से मोटा मोटा ऐसे कैसे करेंगे। 372 में क्या है? बेसिक बात क्या? देयर इज नो इनहेरेंट राइट, नेचुरल राइट ऑफ अपील। अपील इज ए क्रिएचर ऑफ स्टेट। कौन सा सेक्शन है? 372। 373 में कहां अपील जाएगी? 117 121 के अगेंस्ट जाएगी। कहां जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। ठीक है। 374 क्या है? अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। सुप्रीम कोर्ट कब जाएगी? हाई कोर्ट कब जाएगी? सेशन कोर्ट कब जाएगी? ऐसे आ गया। 375 में क्या है? अपील अगेंस्ट, नो अपील अगेंस्ट व्हेन प्लीड गिल्टी। ठीक है। 376 में क्या है? इन पैटी केसेस। फिर पैटी केसेस कौन कौन से माने जाएंगे? हाई कोर्ट में कौन सा माना जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन में कौन सा माना जाएगा? समरी में, डिसमिसल में, समरी डिस्पोजल में, समरी ट्रायल में क्या माना जाएगा? 377 अगेंस्ट फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट। 378 अगेंस्ट एक्विटल। 379 इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हाई कोर्ट रिवर्सिंग द एक्विटल एंड पनिशिंग दिस है कि नहीं है? तो इस तरीके से आपको लगना चाहिए। देखिए, मैं तो घंटों में पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना है, आपके दिमाग में भरना है। लेकिन इतना सब समझने के बाद में आपको इट शुड 372 से लेकर के 394 तक की जो जर्नी है, इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मैंने बहुत ज्यादा बता दिया। अगर आपसे वर्बल सुना जा रहा है तो स्पीड में आपको 10 मिनट्स के अंदर खत्म कर देना चाहिए। और मैंने जैसे करा है 2 मिनट के अंदर 10-12 सुनाई दिया आपको। 5 मिनट्स होना चाहिए एक्चुअली ये। हाँ, जब लिखेंगे तब टाइम ज्यादा आएगा, है कि नहीं है? लिखने में तो ज्यादा टाइम आएगा ही। 386 में अपने आप में बड़ा लेक्चर है, 389 में बड़ा लेक्चर है, 391 में बड़ा लेक्चर हो गया अपने आप में, है कि नहीं है? लेकिन अगर आपको जज बनना है तो आपको उस सिचुएशन तक आना ही पड़ेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कितना कोर्स खत्म कर लिया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितना आया है। समझे नहीं समझे? उस अभ्यास कितना किया। इसलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूं, देखिए, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। 385 को शुरू करने से पहले अब याद आई क्या? तो सुन लीजिए। कहानी है महाभारत की, और पांडवाज और कौरवाज, पांडव और कौरव सभी अब शिक्षा ले रहे थे गुरु द्रोणाचार्य से। तो उन्होंने एक पाठ पढ़ाया द्रोणाचार्य ने कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। आज लेक्चर खत्म हो गया। कल को सब लोग आए, युधिष्ठिर नहीं आए। समझे आप? अब लेक्चर 2 सेकंड चल रहा है, 3rd चल रहा है। अब दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं, युधिष्ठिर नहीं आए। युधिष्ठिर को बुलाया गया बाद में कि भाई एक लेक्चर सुना था आपने सत्य के बारे में, जब से गायब हो गए हो। तो उनका जवाब सुनिए। इसलिए कहते हैं युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा कि आपने मुझे ज्ञान दे दिया, लेकिन उस ज्ञान का महत्व तब तक नहीं जब तक कि मैं उसको अभ्यास ना कर लूं। mere listening or knowing is immaterial unless I do practice of it। तो मैं उससे क्यों जोड़ रहा हूं इसको? ये कहते हुए कि एट लीस्ट वो सत्यवादिता की बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आज के जमाने में, है ना। सिर्फ ये कि जो पढ़ा दिया गया उसका आप अभ्यास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप, मैं गारंटी से कहता हूं, फेलियर का कारण केवल अभ्यास का ना होना बनेगा आपका। सीआरपीसी में आपने 484 में से 400 सारे सेक्शंस नहीं पढ़े थे, इसकी वजह से आप नहीं रुकेंगे।
आप क्यों रुकेंगे कि उसमें से 50% भी सेक्शंस आपने किए थे वो भी आपने आधे अधूरे याद रहे आपको, इसलिए आप फेल हो गए। आप ये समझे? तो इसलिए कीप रिवाइजिंग। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका ये, आप जहां पर भी हो, जिस हालात में भी हो, बस याद करते रहिए। एक कहानी और सुनाता हूं आपको। देखिए, एक गृहस्थी तक किसान वो हमेशा हल जोतता रहता था और खेती करते हुए, हल अपने खेतीबाड़ी करते हुए भी भगवान का नाम लेता रहता था। सही, एवरी टाइम वॉट एवर ही इज डूइंग भगवान का नाम ले रहा है वो। एक साधु महात्मा थे, उन्होंने पूरा गृहस्थ आश्रम छोड़ रखा था और अपने संन्यास ले रखा था। दोनों की मृत्यु हुई, दोनों वहां पर पहुंचे, स्वर्ग के लिए बात थी कि स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे। तो पता चला किसान को स्वर्ग मिल रहा है और जो साधु महात्मा है, ये त्यागी थे जिन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग रखा था, उनको स्वर्ग नहीं मिल रहा। कह रहे महाराज मैंने तो हमेशा आपका नाम लिया। सन्यासी बोले, कह रहे तुम्हारा नाम लेना उतना पर्याप्त नहीं था जितना इसका था। ये व्यक्ति हल चला रहा है, किसानी कर रहा है, तब भी मेरा नाम को जप रहा है, मुझे ध्यान कर रहा है, अपनी हर चीज को समर्पित कर रहा है। तुम्हारा सब कुछ संसार से हट करके भी तुम संसार में लिप्त थे, ये संसार में रह करके भी मुझ में लिप्त था। अब मैं इसको कैसे लेकर आ रहा हूं? तो इसको समझिए आप कि मैं सिर्फ भगवान के नाम का नाम की जगह मैं आपसे रिवीजन चाह रहा हूं। कहीं भी बैठे हैं, नाश्ता चल रहा है, नहाने जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, टूथपेस्ट कर रहे हैं, हमेशा भगवान का नाम या अल्लाह के नाम की जगह सेक्शन 372 में ये, 373 में ये, 74 में, 75 में, इस तरह से मनन चिंतन आपका लगातार चलता रहना चाहिए। पता चला जितनी देर में टूथपेस्ट हुआ, 10 मिनट के अंदर आपने पूरे के पूरे 484 में जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनकी हेडिंग रिवाइज करके हट रहे हैं। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका एंटायर कोर्स डेली रिवीजन हो जाता है। खाना खाने बैठे, मम्मी ला करी, हाँ बेटा ला रही हूं, आधा घंटा हो गया, रख लो डायरेक्ट पास में ही। आपको घुसना पड़ेगा, वो भूत पैदा करना पड़ेगा अंदर अपने वो। और फिर आप देखना जितना आप रिवीजन करेंगे वो कोर्स जो इतना फैला हुआ कोर्स है वो धीरे धीरे उतना छोटा होता दिखाई देगा आपको। है ही क्या इसमें, 5 सेकंड, 372 है, 73 है, 74, 75, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। आप ये बोलेंगे। और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर वही ओवरबर्डन हमेशा। तो उस तरह आप खुद सोचिए आप कितना टाइम कहाँ कहाँ जाया करते हैं। नहाते हुए, तो ठंड का टाइम है, 5-10 मिनट तो ये लगाते होंगे नहाऊं या नहाऊं, मतलब घुस भी गए, कपड़े भी उतार दिए, लेकिन फिर भी एक वार्म अप अंदर से जो विल पावर खट्टी कर दी है। तो 10 मिनट बजाय वो सोचने को रिवाइज कर डालिए 10 सेक्शंस। 96 to 106 आईपीसी खत्म, 107 से लेकर वहां तक खत्म, 149 159 तक खत्म। ऐसे कर सकते हैं आप लोग, और ये अजमाया हुआ नुस्खा है, प्लीज डू इट। अगर आप ऐसे रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत कम समय में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में यू विल बी जज। और नहीं तो भाई पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार रहिए आप सब लोग। मैं कह रहा हूं ये, अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे रिवीजन तो यू विल, आप मुझे मिलते रहेंगे। एंड मैं चाहता नहीं आप यहाँ बहुत समय तक टिके। आई वॉन्ट टू मीट एट योर स्टेशन, पोस्टिंग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये MM यहाँ के इस तरीके से है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 385 प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस समरली। क्या मतलब है इस बात का कि जब आपकी अपील 384 में डिसमिस नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अब फुल फ्लेजेडली सुना जाएगा, है कि नहीं है। अब समझिए क्या, इफ द अपीलेट कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील समरली, it shall cause notice of time and place. So please highlight this notice. Notice of the time and place at which such appeal will be heard to be given. हिंदी में सुना देता हूं आपको मैं क्या होगा ये। यदि if the appellate court, यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षिप्ततः खारिज नहीं करता है, does not dismiss the appeal summarily, तब क्या होगा, तो वह उस समय और उस स्थान की, ऑफ द टाइम एंड प्लेस, जब और जहां ऐसी अपील सुनी जाएगी, सूचना देगा। नोटिस मीन सूचना देना, सही है। किस चीज के देगा, टाइम एंड प्लेस की, जहां पर जिस समय और जिस स्थान पर अपील सुनी जाएगी उस स्थान की सूचना देगा। इट शैल कॉज, समझे। अब ये समझना किस किस को सूचना दी जाएगी। सूचना किसको जाएगी, टू द अपीलेंट और हिज प्लीडर, जो व्यक्ति अपील कर रहा है या उसके वकील को, सही है। टू सच ऑफिसर
एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ, उस सरकारी अफसर को जो इस विषय में, जिसे सरकारी, जैसे गवर्नमेंट जो राज्य सरकार नियुक्त करती है। 2 व्यक्ति हो गए। एंड थर्ड इज व्हाट, इफ द अपील इज फ्रॉम द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन in a case instituted upon the complaint to the complainant, and fourth, if the appeal is under section 377 or 378 to the accused। तो अब भैया इसको ऐसे समझ लीजिए कि नोटिस किस किस को जाएगा। ये कितनी क्लॉज है इसमें? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको आप प्लीज देखिए इस मैजिक स्लाइड में। देखिए अपीलेट कोर्ट क्या कर रही है? डज नॉट डिसमिस द अपील समरीली। समझ में आ गई बात? समरी डिसमिसल नहीं हो रहा है 384 में। तब क्या करेगी? नोटिस भेजेगी। नोटिस किस बात का? नोटिस ऑफ द टाइम एंड प्लेस, उस समय का और उस स्थान का। कौन? ऑफ हियरिंग द अपील, की अपील को किस समय सुना जाएगा, यानी कि अपील की तारीख और किस जगह सुना जाएगा। सही है। अब किस किस को देगी? नंबर 1 अपीलेंट और हिज प्लीडर। तो पहला कौन सा हुआ? अपीलेंट और हिज प्लीडर। सेकंड कौन सा हुआ? ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई अफसर। सही है। अब तीसरा किससे? कंप्लेनेंट को। लेकिन कब? इफ द अपील इज फ्रॉम द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, और वो भी कब? अब इन द केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, कंप्लेंट केस में कन्विक्शन का जजमेंट हो गया, ठीक है, उससे वो है, तो अब कंप्लेनेंट को बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? देखो समझो बात को। कंप्लेंट केस का मतलब है कि एक प्राइवेट व्यक्ति ने कंप्लेंट की, तुम कंप्लेनेंट हो और तुमने कंप्लेंट फाइल की और ये है एक्यूज्ड, इनको कन्विक्शन हो गया। अब ये अपील में आए अगेंस्ट द कन्विक्शन, आपको तो नहीं पता, तो आप अपना पक्ष कैसे रखोगे? इन्होंने अपील फाइल कर दी, ये तो आ ही रहे हैं, बिकॉज यू हैव फाइल्ड अपील, यू विल हैव टू बी कॉल्ड, तो आपको सूचना भेजी जाएगी। फिर वेरी सिंपल, कंप्लेंट केस में कन्विक्शन के अगेंस्ट में कंप्लेनेंट को भेजी जाएगी। वेरी लॉजिकल, सही है नहीं? और जी अगर अपील कब है? अंडर सेक्शन 377, 378। 377 में कौन सी अपील है? अगेंस्ट फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ द पनिशमेंट। अब किसी व्यक्ति को 1 साल की या 2 साल की सजा हुई, स्टेट गवर्नमेंट चाहती 5 साल की होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट अपील में आ गई 377 में, तो भाई उससे भी तो पूछा जाएगा जिसके विरुद्ध है कि भाई तू भी आगे बता, तेरे खिलाफ सरकार फिर आ गई है, तो 377 में किसको जाएगा नोटिस? एक्यूज को जाएगा। ऐसे ही 378 है, वो जनाब का एक्विटल हो गया, वो घर बैठे हैं, सरकार फिर आ गई कि नहीं एक्विटल गलत था, अपील अगेंस्ट एक्विटल, देन ही विल हैव टू बी कॉल्ड, देयरफॉर नोटिस टू द एक्यूज्ड। सो नोटिस किस किस को जा रहा है? दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स एंड दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ योर मेंस एज वेल। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इस तरीके से 1 2 3 4 याद रखेंगे, और उसीलिए मैंने आपकी स्लाइड बनाई है। अपीलेंट और हिज प्लीडर क्यों जरूरी है? भाई जिस व्यक्ति ने अपील फाइल की है उसको बताओगे ना कि तुम्हारी अपील उस दिन सुनी जाएगी, आ जाना। नहीं, मैंने अपील फाइल की, मैंने तो फाइल कर दी विद रजिस्ट्री, अब वो कब सुनी जाएगी मुझे नहीं पता, therefore I will have to be given notice by the court कि your appeal will be heard on that day in that court number, therefore it is necessary। officer of the state government if it is required, so if the कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हो गए, कई केस में ऐसा क्या होता है कि देखिए स्टेट इज द पार्टी, हमेशा प्रोसिक्यूट कौन करता है? स्टेट करता है, लेकिन समटाइम्स प्राइवेट पार्टीज के भी कंप्लेंट भी FIR बेस्ड है, पुलिस रिपोर्ट बेस्ड केस है, लेकिन कंप्लेनेंट भी एक्टिव है उसमें, तो कई बार हर लगभग 99% केसेस में ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होना जरूरी है। PP साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए, तो कंप्लेनेंट को, एक्यूज्ड को और इन सबको नोटिस भेजा जाना जरूरी है। ठीक है जी। कंप्लेनेंट का एग्जांपल चाहिए इनको। देखिए कंप्लेनेंट का ये है, आपसे 10 करोड़ रुपए इनवॉइस में ले लिए आपसे, ये कहा कि देखो बस आपने एक फिल्म देखी थी हेरा फेरी, हेरा फेरी में
हेरा फेरी में जो राजपाल यादव से चीटिंग की गई थी कि तेरे पैसे डबल करा देंगे, फिर हेरा फेरी है, कोई सी हेरा फेरी जो भी थी हेरा फेरी वो है कि नहीं है। अब मान लीजिए वैसी चीटिंग आपके साथ हो जाए कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे कुछ दिनों में, आपने 5-10 करोड़ रुपए इकट्ठे करे, इनको दे दिए, अब ये लेके भाग लिए, सही है। इसका सबूत किसके पास है? केवल आपके पास है। आप कब वहाँ जा रहे हैं FIR कराने के, आपके FIR कोई नहीं लिख रहा, वो कह रहे हैं ये आपका कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन था, ठीक है नहीं। नाउ यू हैव फाइल्ड ए प्राइवेट कंप्लेंट, सेक्शन 2D रेड विद सेक्शन 200, आप कोर्ट में चले गए, अब कंप्लेंट केस चलाया आपने अब ये, और वहां पे आपने केस अपना प्रूव कर दिया, इनको हो गया कन्विक्शन, इनको कन्विक्शन हो गया, आप अपनी आत्मा को तृप्त करके संतुष्ट होकर घर बैठ गई। इन्होंने अपील फाइल कर दी अब, ठीक है। अब उस कोर्ट में क्या चल रहा है आपको नहीं पता अब, क्योंकि आप तो तब तक पिक्चर में थी जब तक कि उसमें अब कन्विक्शन नहीं हुआ था। कन्विक्शन क्योंकि हो गया, आप अपने घर आ गई, अपनी पढ़ाई लिखाई में लग गई अब, लेकिन इन महाशय ने अपील फाइल कर दी। अब आपको नहीं पता कि अपील कोई फाइल हुई है नहीं हुई है, तो आप उस केस को परसू कैसे करोगे? अगर आप अपना केस वहां जाके नहीं समझाओगे कोर्ट को, तो ये तो वन साइड का गेम हो जाएगा सारा। इसीलिए जरूरी है कि कंप्लेंट केस में केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, कन्विक्शन हुआ तो उसके खिलाफ अगर अपील जारी है तो कंप्लेनेंट को भी नोटिस होगा, सूचना दी जाएगी। और किसी कुछ पूछना है? बढ़े आगे। तो ये हुआ नोटिस वाली बात है। इन स्लाइड से फायदा होता होगा आप लोगों को, नहीं? अदरवाइज रनिंग लैंग्वेज को समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ये तो हुआ कि नोटिस किसको जाएगा। आगे, एंड शैल ऑल्सो फर्निश सच ऑफिसर कंप्लेंट एंड द अक्यूज विद ए कॉपी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द अपील। उनको नोटिस दिया जाएगा तो साथ ही साथ में क्या जाएगा, कॉपी ऑफ अपील चली जाएगी। जो लिखित अर्जी है जिसमें उस अपील की ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं, उसकी भी एक कॉपी जाएगी कि देखिए ये अपील आई है। अदरवाइज केवल सूचना दे दी आपको, बहुत कॉमन सेंस की बात है। आपको सूचना क्या जाएगी, जी अपील हो रही है, आ जाना। कोई भंडारा है, खाना खाने आ जाना। आपको क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि एक वहां पर अपील फाइल हुई है, तो कम प्रिपेयर्ड। और तो फिर क्या फाइल हुआ है उसकी कॉपी आपको जानी चाहिए। तो नोटिस अलोंग विद द कॉपी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अपील विल बी देयर, हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द अपीलेट कोर्ट शैल देन सेंड फॉर द रिकॉर्ड of the case if such record is not already available in that court and here the parties। और बाद में देखिए थोड़ी सी अंग्रेजी है, समझना मुश्किल पड़ता है इसको। अपीलेट कोर्ट शैल देन सेंड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस। सेंड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस का मतलब है रिकॉर्ड मंगवाएगा। अगर उस केस का रिकॉर्ड उस अपीलेट कोर्ट के पास नहीं है तो उस रिकॉर्ड को मंगवाएगा। क्योंकि जो ट्रायल में चला, अभी कोर्ट के सामने क्या है, केवल अपील आई, लिखित अर्जी, रिटन पिटीशन अलोंग विद कॉपी ऑफ जजमेंट। अब जो पूरा केस का रिकॉर्ड है जिसमें सारे एविडेंसेस हैं, चार्ज फ्रेम्ड है, वो सब तो नहीं है, चार्जशीट की कॉपी तो नहीं है। तो फिर नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट, अपीलेट कोर्ट उस केस को मंगवाएगा यदि उसके पास नहीं है। सही है। प्रोवाइडेड दैट, वेरी इंटरेस्टिंग, इफ द अपील इज ओनली एज टू द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस। और प्लीज ये जो पीत कलर में येलो कलर जो लाइन है इसको प्लीज हाईलाइट कर लीजिए। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। क्या बात कर रहे हैं हम? दिस इज 385 क्लॉज 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। whether calling of the record is must in every case। क्या हर एक मामले में, हर एक अपील में केस का रिकॉर्ड मंगाना जरूरी है? आंसर इज नो। समझे कि नहीं? कब? इफ द अपील इज ओनली एज टू द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस। जब अपील किस पर हो, जो दंड है उसका, हिंदी में देखता हूं क्या है, देखिए। परंतु यदि अपील केवल दंड के परिमाण, एक्सटेंट का मतलब है परिमाण, मतलब कितना दंड मिलना चाहिए था, कम मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए था। एक्सटेंट और दी लीगैलिटी मतलब वैधता,
और उसकी वैधता के बारे में है। यानी कि कन्विक्शन को चैलेंज नहीं किया जा रहा, कन्विक्शन इज नॉट बीइंग चैलेंज, इट इज बीइंग ओनली कि इट शुड बी एनहेंस्ड होना चाहिए या कम होना चाहिए। सेंटेंस कम होना चाहिए था या ज्यादा होना चाहिए था, सही है। एंड सेकंड, दिस इज इलीगल, ये सेंटेंस देने की पावर ही नहीं है कोर्ट को, लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस की बात कर रही है इसमें, समझे। तो अगर केवल इसी पर है तो देखिए केवल सेंटेंस की बात चल रही है, लीगैलिटी की भी इस कोर्ट को पावर थी या नहीं थी, इस केस में इतना होना चाहिए इतना नहीं होना चाहिए, उसके लिए जजमेंट ने पर्याप्त दिया गया होगा कि क्या केस था, कौन से सेक्शंस लगे थे, क्या फैक्ट्स थे। तो ऐसे केस में द कोर्ट में डिस्पोज ऑफ द अपील विदाउट सेंडिंग फॉर द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को बिना मंगाए भी उस अपील को डिस्पोज किया जा सकता है। कौन से अपील को? व्हेन इट इज ऑन द बेस ऑन एज टू द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस। तो यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा नहीं आएगा? सही है, क्यों मित्रों, आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों भैया? याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, बढ़े आगे। नेक्स्ट, थर्ड, वेयर द ओनली ग्राउंड फॉर अपील फ्रॉम ए कन्विक्शन इज द अलीज सेवरिटी ऑफ द सेंटेंस। प्लीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेयर द ओनली ग्राउंड फॉर अपील फ्रॉम ए कन्विक्शन। कौन से अपील? फ्रॉम कन्विक्शन। हिंदी में पढ़ते हैं जरा, थर्ड में देखते हैं। जहां दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिकथित कठोरता है। दंडादेश की कठोरता, सीवियरिटी ऑफ सेंटेंस, कि जी कठोर सेंटेंस दिया गया, माई बाप इतना भी मत दबाइए, है ना। घर में बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, मर जाऊंगा, लालन पोषण सब, बच्चा घर परिवार बिगड़ जाएगा, सही है। कठोरता की बात करें, सीवियरिटी ऑफ द सेंटेंस। द अपीलेंट शैल नॉट एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट अर्ज और बी हर्ड। देखिए दो शब्द हैं, अर्ज और बी हर्ड इन सपोर्ट ऑफ एनी अदर ग्राउंड। अब इसको समझने के लिए गो टू दिस मैजिक स्लाइड। अपील कैसी है? अपील फ्रॉम कन्विक्शन, दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील है ये, सही है। अपील में क्या कह रहे हैं आप? ओनली ग्राउंड, केवल एकमात्र आधार क्या है अपील का? सीवियरिटी ऑफ द सेंटेंस, कि जो दंड मिल रहा है वो बहुत कठोर है, सीवियरिटी ऑफ द सेंटेंस। जहां दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिकथित कठोरता है, सही है। द अपीलेंट शैल नॉट अर्ज, वहां अपीलार्थी न्यायालय की इजाजत के बिना अन्य किसी आधार के समर्थन में ना तो कहेगा, अर्ज मतलब कहेगा, ही शैल नॉट अर्ज, अपीलार्थी नहीं कहेगा और ना ही उसे सुना ही जाएगा, शैल बी हर्ड। अपीलेंट शैल नॉट अर्ज और बी हर्ड, ना तो अपीलार्थी ऐसा कहेगा और ना ही वो सुना जाएगा, क्या? एनी अदर ग्राउंड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। अब मैं इसको आम भाषा में समझाता हूं। आपको भाई साहब को कन्विक्शन हो गया, मान लीजिए, ठीक है, ही इज कन्विक्टेड एंड नाउ ही इज सेंटेंस्ड फॉर 10 years। अब 10 साल जब कैलकुलेट करेंगे, 10 साल बाद जब आएंगे तो इनके बच्चे बड़े हो चुके होंगे, बहुत मुश्किल आ जाएगी। इनको ये समझ में आ चुका है वकीलों को कंसल्ट करने के बाद में कि कन्विक्शन तो पक्का है, उसको तो कोर्ट छेड़ेगी नहीं, इतने एविडेंस रिकॉर्ड पर हैं कि कन्विक्शन तो होना ही होना है। तो इन्होंने अपनी अपील में केवल एक ग्राउंड बनाई कि जी मुझे इस सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, जो केस के हालात हैं उसको देखते हुए मुझे दंड जो है ज़्यादा दिया गया। भले ही आईपीसी 392 के लिए 10 years का पनिशमेंट देती है रॉबरी के लिए, और मुझे 10 years का ही पनिशमेंट मिला है, लीगली सही है, परमिसिबल है। लेकिन ये तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने इसकी जेब से 200 रुपये निकाले थे और थप्पड़ मारा था। अब टेक्निकली क्या हुआ? आई कमिटेड हर्ट while committing theft. Technically, it comes into the definition of robbery as defined under section 390 IPC.
धारा 390 में जो लूट को डिफाइन किया गया उसके अनुसार ये लूट हो गई कि मैंने 200 रुपये छीनने के लिए से 2 थप्पड़ मार दिए। अब जनाब 200 रुपये की लूट हो गई, टेक्निकली आप पनिशमेंट 10 ईयर्स पे जा रहे हैं, मेरा कसूर देखा जाए उसके हिसाब से मुझे दंड दिया जाए। तो समझ में, तो कठोरता के विरुद्ध कि मुझे जो दंड मिल रहा है वो अधिक कठोर है। समझ आ गई बात? सिवियरिटी ऑफ द सेंटेंस, एनी अदर ग्राउंड। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आपने अपील फाइल कर दी केवल एक ग्राउंड पर कठोरता के उस पर। अब जब अपील सुनी जा रही है, अब आपने कहना शुरू कर दिया जनाब उसने झूठ बोला था, वो एविडेंस गलत था, कोर्ट ने ऐसे करा, कोर्ट ने वैसे करा, कोर्ट ने ये एविडेंस अप्रिशिएट नहीं करा, कोर्ट ने एविडेंस मेरी सुनी नहीं। नो, जिस ग्राउंड पर अपील लेकर आए हो उससे अतिरिक्त आपको ना सुना जाएगा ना आप कहेंगे। द appellant shall not urge or be heard any other ground if you have brought the appeal only one ground of the severity of the sentence। आई समझ में नहीं आई? ओनली एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। अगर ऐसा अदर ग्राउंड को छेड़ने की इजाजत अगर न्यायालय आपको देता है तब आप अदर ग्राउंड्स को ला सकते हो। तो इसको ऐसे उल्टा करके देख लीजिए सेकंड स्लाइड में। अपील फ्रॉम कन्विक्शन है, ओनली ग्राउंड क्या है? सिवियरिटी ऑफ द सेंटेंस। विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की इजाजत से द अपीलेंट में अर्ज कह भी सकता है और मे बी हर्ड एनी अदर ग्राउंड। कब? विद द लीव ऑफ द कोर्ट। तो अब बात समझ आ गई आपको? नहीं आ गई भैया? क्यों साहब? तो यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? आना चाहिए ना? आएगा नहीं आएगा? सही। तो he shall not urge or be heard any other ground। याद रखेंगे आप कौन सी ग्राउंड पर आई है? सिवियरिटी ऑफ द सेंटेंस। तो देखो 382 383 वो द्वार है कोर्ट में पहुंचने के तरीके। कोर्ट ने क्या करा? 384 में जाएगी वो या फिर 385 में आ गए। 385 में क्या हुआ? केवल अभी नोटिस दिया गया है, सूचना दी गई है और कॉपी दे दी गई है। सही है? यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया है। अब इसके बाद में सारी की सारी कार्रवाई शुरू होगी, कोर्ट्स की पावर आ जाएंगी 386 में कि कोर्ट क्या क्या कर सकती है ना? जो सारा फिर बाद में सारा 386 389 में बेल देनी है नहीं है, सेंटेंस को या कन्विक्शन को स्टे करना है नहीं करना है। सही है? 391 में वो सारा चीजें मतलब शुरू हो जाएंगी यहाँ से वो। तो 382 383 384 एंड 385। ठीक है सब? थैंक यू। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी एंड इफ इट इज सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड मेंशन योर फीलिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड नाउ आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू। देखिए, एक जैसे मैकेनिक होता है, राइट? और आप हो, अगर इफ यू आर गिवन अ टास्क टू चेंज ए टायर, आपको कार का टायर चेंज करने का दे दिया जाए एंड इफ यू आर नॉट द एक्सपर्ट यू विल टेक होल ऑफ द डे, पूरा दिन लगा देंगे आप और शायद टायर चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपसे कमज़ोर व्यक्ति जो मैकेनिक है, जो अपने काम में एक्सपर्ट है, वो अपना फटाफट जैक पाना लगाएगा और टायर को चेंज कर देगा। तो काम मुश्किल था या टेक्निक की जरूरत थी? काम मुश्किल नहीं था इफ़ यू नो द टेक्निक, राइट? उसी तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वेदर इट इज ए जुडिशियल एग्जाम और इट इज अ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जाम। यू नीड टेक्निक टू स्टडी एंड मैं आपको वो टेक्निक हर क्लास में सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज ट्राई टू लर्न दैट टेक्निक कि पढ़ते किस तरीके से हैं। आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? तो प्लीज explore our website, explore our app and also see the description of this video, right? Thank you very much.